मतलब कांटों भरा ताज रहने वाला है एनके सर। ताज तो मिल रहा है, सूखा खत्म हो रहा है जो यहाँ पर नतीजे दिखा रहे हैं, जो टैली यहाँ पर दिखा रही है फिलहाल। लेकिन ये इतना आसान राह नहीं रहने वाली है। लेकिन वहीं बीजेपी के लिए अगर हम दूसरी तरफ देखें रोहित, तो आप ये देखिए कि ये एक बड़ा झटका, क्योंकि ये सिर्फ यहीं तक नहीं। आप देखिए लोकसभा चुनावों के बाद ये पहली अग्नि परीक्षा थी, ये 2 राज्यों के चुनाव, क्योंकि इन चुनावों का सिर्फ यहीं तक नहीं बल्कि आगे भी असर पड़ेगा। हम झारखंड की बात कर लें, हम महाराष्ट्र की बात कर लें, जिसका जिक्र आप थोड़ी देर पहले अखिल चौधरी जी से, अनिरुद्ध जी से कर रहे थे, साथ ही साथ दिल्ली में भी चुनाव होना है, उस पर भी असर पड़ेगा। तो हमारे तमाम सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं और साथ ही साथ हम टैली भी लगातार यहां पर दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर से भी और हरियाणा से भी। रोहित, शहनवाज भी जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर से। शहनवाज, ये अभी तक जो रुझान है वो क्या बता रहे हैं? घाटी में बीजेपी वैसी मजबूती के साथ नहीं उभर पाई जिसकी कोशिशें चल रही हैं। रुझान आ रहे हैं, साफ तौर पर इंडिकेशन कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं बहुमत की तरफ यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। जरूर बीजेपी को जम्मू रीजन में यहाँ पर अच्छी सीटें मिल रही हैं, लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो पार्टी ऑफिस में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं और इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। शहनवाज, मैं वापस आ रहा हूँ, लेकिन ये जो कह रहे थे शहनवाज, उसको बहुत ही ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए और उस पर चर्चा भी हो रही थी। और विकास कर रहे हैं। विकास, जम्मू कश्मीर में हो रहा था, घाटी रीजन में बीजेपी परफॉर्म नहीं कर पाई, जबकि आप अभी थोड़ी देर पहले भी बता रहे थे कि सारी चुनौती, सारा फोकस, सारा ध्यान उसी पर था। उसकी वजह अब क्या तलाशी जाएगी और क्या समझ में आता है? देखिए, आप चुनाव के दरमियान ही देखें कि बीजेपी ने अधिकतर जो घाटी की सीटें थी उस पर अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारा, उम्मीदवार ही नहीं। और बीजेपी ने कहा, और उनकी रणनीति ये थी कि वहाँ जो निर्दलीय लड़ेंगे, बाद में चुनाव जब हो जाएगा तो वो जीत जाएंगे। और अपनी राजनीतिक परिस्थिति का आकलन जो बीजेपी ने की और जो जानकारी हम लोगों तक पहुँची कि उसके मुताबिक कि इनकी टिकट पर कोई यहाँ चुनावी मैदान में उतरना ही नहीं चाहता था। उसके पीछे कई कारण थे, उसमें एक प्रबल कारण था कि अगर बीजेपी के सिंबल पर चुनावी मैदान में वो आएंगे तो उनके जान को खतरा होगा। ऐसा हम लोगों को बताया गया कि इसलिए लोग घाटी में नहीं। तो घाटी की परिस्थिति तो बिल्कुल भिन्न है बीजेपी के लिए, बिल्कुल अनुकूल परिस्थिति घाटी में बीजेपी की अभी भी अपने लिए नहीं बना पाई है। हाँ, जहाँ सवाल जम्मू संभाग का, तो बीजेपी ने शुरू से अपनी पूरी ताकत जम्मू संभाग में लगाई और जब परिसीमन हुआ तो बीजेपी की तरफ से ये कोशिश की गई कि यहाँ की सीटें और ज़्यादा बढ़ें और ताकि लाभ हो सके। चूँकि हिंदू आबादी इधर ज़्यादा है, बीजेपी का मानना चूँकि घाटी मुस्लिम बाहुल है, इसलिए उसका वहाँ। अच्छा, मैं विकास एक बार आपको रोक के मैं एक अपडेट अभी दे दूं, फिर वापस आपके पास आऊंगा। अचानक से रुझान में बड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है। बीजेपी 40 सीटों पे बढ़त लेती हुई दिख रही है, जबकि कांग्रेस 47। ये फासला अचानक से लगभग 50% कम हो गया, काफी तेजी से। 20 सीटें बीजेपी की कम हुई हैं। अभी तक हम लोग 62-65 देख रहे थे, 42 और बीजेपी 42, कांग्रेस 45। कांग्रेस बिल्कुल नेक एंड नेक हो गया है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक ये हुआ क्या है। अब मतलब मुझे लग रहा है कि अब अगर ये कहें कि अखिल चौधरी से तो एक बार रिएक्शन बनता ही है कि हाँ, बिल्कुल कांग्रेस से। हाँ, अखिल चौधरी जी, ये पिक्चर बड़ी तेजी से बदल रही है और ये पिक्चर जो हम दिखा रहे हैं चुनाव आयोग के मुताबिक ही बता रहे हैं। तो अब ये मत कहिएगा कि न्यूज नेशन यहाँ बैठकर कुछ आंकड़ों में बदलाव कर रहा है, फेरबदल कर रहा है। और चुनाव आयोग के मुताबिक तो बीजेपी आगे चल रही है। तो क्या कह सकता हूँ मैं, तो आपको ऑल द बेस्ट कह सकता हूँ इसके लिए। और हम तो देख रहे हैं रिजल्ट, हम एंजॉय कर रहे हैं, हम पटाखे फोड़ रहे हैं और मिठाइयों खाने की तैयारी कर रहे हैं। अखिल जी, नहीं सुनिए ना, चुनाव आयोग के मुताबिक बीजेपी 25 सीटों पर आगे चल रही है हरियाणा में, 25 सीटों पर। 42 जी, नहीं 25 से भी सरकार नहीं बनती, लेकिन वो नीचे आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जब वोट गिन रहे होते हैं तो कोई एक बीजेपी का मोहल्ला बीच में आ जाता है। नहीं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी आप देखिएगा आधे घंटे के बाद में वापस नीचे आ जाएंगे। लेकिन सिंह साहब, ये हुआ क्या? नहीं, बिल्कुल मैं 45 साल से इस प्रोफेशन में हूँ और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक ये 15 मिनट पे हुआ क्या है। असंभव, मतलब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्या ये ऐसा हो सकता है। 2 घंटे लगातार एक ट्रेंड रहने के बाद और इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अचानक वो रिवर्स हो और अगले 15 मिनट या 5 मिनट पे वो इतना बड़ा क्वांटम रिवर्स लीप ले कि 45 कांग्रेस और 42 बीजेपी। ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है और मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने 45 साल में ऐसा बिल्कुल नहीं देखा है। मनोज सर, कुछ आपको समझ आ रहा है कि ये अचानक से कैसे एकदम जंप मारी?
ये देखिए, मेरे को लगता है कि अभी हमें वेट करना होगा और ईवीएम जब और खुलेंगे तब मेरे ख्याल से स्थिति और ज़्यादा साफ होगी। किसके लिए? हमारे लिए साफ होगी, हमें मालूम चलेगा कि कौन आ गया कौन पीछे है। ठीक है, शिवम छाबड़ा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी से प्रवक्ता है। शिवम, क्या मान के चलें, आप कहां पर हैं हरियाणा में? विनिंग पोजीशन पर या फिर आप विपक्ष में बैठने को तैयार दिख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कर्मशील पार्टी है। बार बार कह रहा हूँ कि 10 साल का जो हमारा काम है वो हरियाणा में दमकर बोल रहा है। जनता के बीच में जाकर के हमने अपनी बात को रखा है और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि तीसरी बार भी हरियाणा के अंदर कमल खिलने जाएगा। इसमें हमें कोई संदेह ना पहले था, ना आज है, ना कल होगा। मैं फिर कह रहा हूँ ना कि हरियाणा ने बेसिकली गुड गवर्नेंस और गुंडा राज के बीच में उस दौर को देखा है। हरियाणा ने 10 साल भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को भी देखा है और हरियाणा ने उससे पहले के जो गुंडा राज और भ्रष्टाचार से परिपूर्ण शासन था उसको भी देखा है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि लेकिन शिवम जी, जिस तरह से किसान, पहलवान, जवान जैसे मुद्दे गूंजे और जितना एग्रेसिवली इस बार कांग्रेस यहां नजर आई कैंपेनिंग के दौरान, या फिर अब उसी तरीके से वो नतीजे भी दिखाई देते हैं यहां पर, उस तरह से बीजेपी नजर नहीं आई, उस तरह से आपका कार्यकर्ता नजर नहीं आया, बल्कि वो तो सड़कों पर उतरने को राजी ही नहीं था। देखिए, मैंने क्या कहा ना, नहीं, मैंने क्या कहा कि फैक्ट से कोई मुंह मोड़ नहीं सकता है। आपने किसानों की बात करी तो हरियाणा देश का पहला राज्य था जिसने लगभग 26 से ज़्यादा फसलों पर एमएसपी दी। पूर्ण रूप से किसानों को सहयोग हमने किया। किसानों की सम्मान निधि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने दी है। तो किसी प्रकार से का प्रोपेगेंडा तो कोई भी रच सकता है, रचने में कोई किसी को दिक्कत नहीं। राजनीति है, राजनीति के अंदर लोग प्रोपेगेंडा रचते हैं, लेकिन फैक्ट्स और सही मायने में आरोप तो आप पे ये भी लगाना शिवम, किसानों के ऊपर गोलियां आपने बरसाई, किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले आपने दगवाए, किसानों को दिल्ली से आने से पहले बैरिकेड करके रोकने का काम आपने किया, किसानों के बिना वो भी ऐसा इंतजाम रोहित कि जैसे आतंकी को कोई रोकने के लिए करता है। आप भाई आप कल्पना करिए। नहीं, आप ये शब्द अच्छे नहीं हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर वो आंदोलनकारी थे या किसान थे ये तो कौन तय करेगा, या राजनीति से प्रेरित थे। मैंने कहा ना, नहीं, मैंने ये कहा कि आंदोलनकारी थे, राजनीति से प्रेरित थे। किसान तो वास्तव में आरोपों की बात कर रहे हैं शिवम जी, जिन्हें चुनाव के दरमियान आपके नेता बार बार जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। पहलवानों के मुद्दों को मत भूलिए, यहाँ तक ये भी कहा गया कि ओलंपिक में अगर पदक नहीं मिल पाया तो उसके लिए भी बीजेपी के ही चेहरे जिम्मेदार हो गए। तो ऐसे आरोप आप पे लगते रहे, मैं उसका जवाब मांग रहा हूँ। अच्छा, अब आप नहीं, मैं केवल फैक्चुअल बात कह रहा हूँ। आपने पहलवानों के विषय में बात कही, मुझे इसका जवाब दे दीजिए। अब तो आपको रंग साफ दिखाई दे गया कि कौन चला रहा था, कौन नहीं चला रहा था। अभी भी मेरे पे शक है क्या आपको मेरी बातों पर? तो मेरी बात पे कोई शक मत कीजिए। देश के पहलवानों, देश के खिलाड़ियों के साथ हमारी सरकार पहले भी खड़ी रही। अरे भाई, आप कल्पना करिए, जिस पहलवानों की चर्चा आप कर रहे हैं उनको सही मायने में सहयोग आर्थिक रूप से किसने किया? हमारी सरकार ने किया। इंटरनेशनल कोच की व्यवस्था किसने की? हमारी सरकार ने करी। इंटरनेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था किसने करी? हमारी सरकार ने करी। आप और सही मायने में जब ये पूरा प्रकरण हुआ ओलंपिक्स के अंदर में, तो देश के सर्वश्रेष्ठ वकील की अपॉइंटमेंट भी हमारी सरकार के माध्यम से की गई। अब आप बताइए, हम तो सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन मैंने कहा ना, किसी का स्वयं का रंग, किसी की मंशा कहीं इधर से उधर हो जाए तो हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये रंगे हुए हैं, इसमें चिंता नहीं करनी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि हरियाणा के खिलाड़ियों के, देश के खिलाड़ियों के लिए हमारी सरकार आज भी प्रतिबद्ध है, कल भी कमिटेड रहेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हम आज भी उस बहन बेटी के साथ खड़े हुए हैं, हम उनकी भावनाओं के साथ खड़े हुए हैं, कहीं कोई समस्या ही नहीं है भाई। मैंने कहा ना, पर लेकिन राजनीतिक स्थिति के अंदर में अगर आप जाएंगे तो किसी की सोच कुछ भी हो सकती है, इसमें मुझे कोई बहुत ज़्यादा कहना नहीं है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।